हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगला टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। यानी राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से जनजाति लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने खुल कर के आती है कि जनजातीय लोगों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुए। जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के रंपा प्रदेश में अशांति थी, वहाँ 1916 में विद्रोह हुआ, जिसने 1922 से लेकर 24 में अलुमरी के सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। यानी सीताराम राजू के नेतृत्व में आलूमरी में विद्रोह हुए। विद्रोह का प्रमुख कारण था साहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चले आ रही चराई संबंधी अधिकार पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ रखा था। यानी विद्रोह करने का मेन रीज़न जो था वो था साहूकारों द्वारा शोषण। अब ये साहूकार जो कौन थे? ये साहूकार भारत के ही लोग थे जो अंग्रेजी सरकार से मिल चुके थे और भारत के लोगों को ज़रूरत पड़ने पर कर्ज दिया करते थे। कर्ज के बदले में वे उनसे मोटी जो है ब्याज वसूला करते थे। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि किसान हो गए या आदिवासी हो गए, साहूकार से कर्ज लेते थे एक निश्चित समय पर उसे अदायगी करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश अगर उन्हें वो अदा नहीं कर पाते थे तो साहूकार जो होते थे वो उनके मवेशियों को ऐसे ही लेकर के चले जाते थे और उनके जो कर्ज होते थे उसको माफ़ नहीं करते थे या ख़त्म नहीं करते थे। तो इस तरीके से साहूकार जो होते थे वो शोषण किया करते थे। कभी कभी होता ये था कि साहूकार जो होते थे कर्ज चुकाने के बावजूद भी वो उनके खाते से उनके नाम नहीं काटते थे। और ऐसी स्थिति में जब मुकदमे होते थे या जब पंचायत होती थी तो चूँकि आदिवासी जो लोग थे उनके पास किसी भी तरह के दस्तावेज़ नहीं होते थे, वे पुनः अपने कर्ज देने के बावजूद भी फिर कर्ज की अदायगी उनको करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से साहूकार जो हुआ करते थे वो शोषण किया करते थे। उसी तरीके से जब वन विभाग के द्वारा भारतीय वन अधिनियम जब पारित हो गया तो वन विभाग के द्वारा झूम खेती और चराई संबंधी अधिकार पर रोक लगा दिया गया। यानी ये कहा जाए कि जब वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो आदिवासियों को वन में जाने से मनाही कर दी गई। और इससे हुआ ये कि आदिवासी जो थे न तो वो पेड़ों को काट सकते थे और न ही अपने मवेशियों को उसमें चरा सकते थे। अंग्रेजी सरकार ने इसके पीछे कारण दिया कि पेड़ को काटने की जो जिम्मेवारी है वो आदिवासियों के पास नहीं है, बल्कि पेड़ों के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सरकार ने जो है पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अंग्रेजी सरकार बाहर की जो कंपनियाँ होती थी उनको पेड़ काटने का ठेका दे रखी थी। तो बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे थे, जबकि आदिवासी लोगों को इसकी मनाही थी। यही आदिवासी लोग जो थे या भारत के जो स्थानीय लोग थे वो अंग्रेज़ों के लिए पेड़ काटते थे, लेकिन अपने लिए वे जंगल से लकड़ी तक लाने में विवश थे। वो जब लकड़ी लाते थे तो उन्हें तरह तरह के केस मुकदमों में फंसा दिया जाता था। तो ये एक तरीके से कहा जाए वन संरक्षण अधिनियम जो था भारत के लोगों को वन में जाने से ही रोकने के लिए मानो बनाई गई हो। इससे हुआ ये
कि चूँकि ये जो आदिवासी थे वो झूम खेती किया करते थे, अब वे झूम खेती नहीं कर सकते थे। झूम खेती जो होता है, एक जगह फसलों को जो है उगाने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे जगह जा कर के जंगल को काटे जाते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है और फिर वहाँ बीज छिड़क दिए जाते हैं और इस तरीके से वहाँ खेती होती है। फिर वहाँ फसल तैयार हो जाने के बाद उस स्थान को छोड़ कर के दूसरे स्थान पर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे झूम खेती, साफ करो और जलाओ खेती भी कहा जाता है। इससे अंग्रेजी सरकार जो थी, चूँकि उन्होंने वन की कटाई पर रोक लगा रखा था, इस वजह से झूम की खेती पर भी उन्होंने रोक लगाई। दूसरी तरफ चराई संबंधी जो अधिकार थे, यानी जानवरों को चराने के जो अधिकार थे, वो भी अंग्रेजी सरकार ने अपने पास सुरक्षित रख लिए थे। ऐसी स्थिति में आदिवासी अब अपने जानवरों को जंगल में नहीं चरा सकते थे। अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये कहना था कि जानवर के पैरों की वजह से जो है नए कोपले जो निकलती है वो टूट जाती है, इसलिए जानवरों को वन में जाने की मनाही है। तो इस तरीके से जो है इन सभी नीतियों की वजह से आदिवासियों में गहरा आक्रोश था और उस आक्रोश का नेतृत्व श्री राजू के द्वारा किया गया और श्री राजू ने अपने नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ रखा था। छापामार युद्ध छेड़ रखने की वजह से अंग्रेजी सरकार को या मद्रास सरकार को हम कहें, इस आंदोलन को दबाने में बहुत ज़्यादा धन और सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी। अब छापामार युद्ध जो होता है, आपने सुन रखा होगा कि जब कभी पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ने आती है तो वो छापा मारती है और छापा मारने का जो उनका तरीका होता है वो ये होता है, या ये कहें कि छापामार युद्ध ये तरीका है कि अपने दुश्मन को चारों ओर से घेर लेना और उसके बाद उसे चोट पहुंचाना, फिर उसके बाद एकाएक गायब हो जाना। तो इस तरीके से चूँकि आदिवासी जो थे अंग्रेजी सरकार की बंदूकों का सामने आकर के नहीं कर सकते थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने ये तकनीक अपनाई और ये तकनीक बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई। ऐसे स्थिति में अंग्रेजी सरकार को इस तरह के युद्ध को ख़त्म करने या विद्रोहियों के दमन करने के लिए बहुत ज़्यादा सेना और धन खर्च करने पड़े और अंततः अंग्रेजी सरकार को इसमें सफलता मिली। 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई। इस तरीके से 1924 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से आलमरी के सीताराम राजू के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ और उस विद्रोह से अंग्रेजी सरकार को जो है कई तरह के नुकसान झेलने पड़े और अंततः अंत में ये विद्रोह जो था समाप्त हो गया। लेकिन इस विद्रोह की समाप्ति के बावजूद भी आदिवासी लोगों में गहरा रोष उत्पन्न रहा और इस रोष ने आदिवासी लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ जो आग थी वो और ज़्यादा बलवती हो गई, जो आगे चल कर के अन्य विद्रोहों में सम्मिलित हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस पार्टी जो थी, उसने आदिवासियों के लिए कई मांग रखे और अंततः इससे उन लोगों की भी राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित हुई। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।